हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 19 मई 2024 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरबों से। 15वीं शताब्दी में नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया और यूरोप वासियों ने कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुर्जुआ क्रांति। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ था। यह एक मध्यवर्गीय क्रांति थी और इसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को उजागर किया और इस प्रकार फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्क। प्रारंभ में जर्मनी की मुद्रा मार्क थी, अब यह बोस्निया और हर्जेगोविना की मुद्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गेस्टापो क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्तचर पुलिस। गेस्टापो का अर्थ है एक गुप्तचर पुलिस। यह एक जर्मन शब्द है और यह नाजी शासन के समय स्थापित एक गुप्त पुलिस था जिसका कार्य नाजीवादी विरोधियों को पकड़ना और उनका दमन करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वुडरो विल्सन ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी और 8 जनवरी 1918 को कांग्रेस को दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था कि 14 सूत्री योजना विश्व में शांति कायम करने एवं भविष्य में होने वाले भीषण युद्धों को रोकने के लिए प्रस्तुत किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। सर्व स्लाव आंदोलन का उदय रूस में हुआ था और इसका अर्थ है सभी स्लाव या एकजुट स्लाव आंदोलन। यह स्लाव लोगों को सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से एकता स्थापित करने तथा उन्हें तुर्की के खिलाफ एकजुट करने में सफल हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जापान की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेंट फ्रांसिस जेवियर ने। जापान में 1543 ईस्वी के लगभग सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी पहुंचे थे, लेकिन सबसे पहले खोजकर्ता के रूप में ईसाई पादरी सेंट फ्रांसिस जेवियर का उल्लेख मिलता है और फ्रांसिस जेवियर ने सबसे पहले ईसाई मिशन का प्रारंभ 1949 में शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने कहा सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक थॉमस जेफरसन के अनुसार सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस के लुई 16वें ने 13 उपनिवेशों को आम दुश्मन ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिकी। फ्रांस के लुई 16वें ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को आम दुश्मन ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी और फ्रांस ने 1775 में अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटेन से अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में सैन्य और आर्थिक सहायता भी दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में बोस्निया हर्जेगोविना का हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया हंगरी।
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिद्धू। 1855 में ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण और साहूकारों के द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के कारण संथालों ने सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विरोध कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 342 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है और ये आदिवासी समूह जंगलों एवं वनों में रहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्म प्रणाली। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे फार्म प्रणाली कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण डैश स्थिरता और गिरावट आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन में। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण कृषि उत्पादन में स्थिरता और गिरावट आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गन्ना। बिहार की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है और वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर को रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, दलहनी फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये जो कथन है वो दलहनी फसलों के लिए सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल की खेती की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का। मक्का बाजरा यानी कि मोटी फसल नहीं है। जबकि बात करें अगर ज्वार, बाजरा और रागी की तो ये मोटे अनाज हैं यानी कि ये सब बाजरे की फसल के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डैग हैमरशोल्ड। यूएनओ के एकमात्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, वो भी एक विमान दुर्घटना के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 21, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2001 में। यूएनओ को वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना का विचार रखा था और इसके लिए उन्होंने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम में इसे शामिल भी किया था और उनका मानना था कि इसकी स्थापना से विश्व में शांति कायम हो सकती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय 42 सदस्यों को चार्टर सदस्य कहा जाता है और इन 42 राष्ट्रों में
प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख मित्र राष्ट्र भी शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। राष्ट्र संघ ने फिनलैंड को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग आंदोलन को पूंजीवाद निरंकुशता की संज्ञा किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगारवेलु चेट्टियार ने। असहयोग आंदोलन को सिंगारवेलु चेट्टियार ने पूंजीवादी निरंकुशता की संज्ञा दी थी क्योंकि इसमें भाग लेने वाले अधिकांश लोग संपन्न घराने एवं शिक्षित वर्ग से आते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले M.K. गांधी की 11 मांगों में से कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन पर खर्च 50% कम करें और अग्नि या शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव करें। फिर क्वेश्चन नंबर 28, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदजी टाटा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 29, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1764 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था और इस मशीन का उपयोग धागा बनाने के लिए किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 जनवरी 1863 को। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ 10 जनवरी 1863 में हुआ था और यह रेल सेवा पैडिंगटन से फेरिंगटन के बीच शुरू हुई थी और इसे मेट्रोपॉलिटन रेलवे के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1786 में। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था और यह एक विशाल अन्न भंडार था जिसे ब्रिटिश सेना के लिए बनाया गया था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने बनवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। अलेक्जेंड्रिया मिस्र देश में भूमध्य सागर के दक्षिण तट पर स्थित एक शहर है और यह नील नदी डेल्टा के पश्चिमी छोर पर स्थित मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, गुमास्तों और बुनकरों के बीच अक्सर झड़पें क्यों होती रहती थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुमास्ता ने बुनकरों को निर्धारित कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर किया। इस कारण गुमास्तों और बुनकरों के बीच अक्सर झड़पें हुआ करती थी और गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नियुक्त एक एजेंट था और वह अक्सर बुनकरों का शोषण करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या कच्चे कपास में निर्यात में वृद्धि के कारण हुई थी और ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण मशीन निर्मित कपड़ों में वृद्धि हुई जिसके कारण कच्चे कपास की मांग बढ़ी और इस कारण भारतीय बुनकरों को कच्चे कपास की कमी का सामना करना पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव रखी और सर्वप्रथम भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू हुआ था जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे
इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवास के बचाव पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है, जो उसके कुल क्षेत्र का 3.65% है और हरियाणा के बाद पंजाब का स्थान है, जहां कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या भारत के सिक्किम राज्य में है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1921। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या की वृद्धि में कमी आई थी। 1921 के पश्चात देश का जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि आरंभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है और कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी नदी कर्नाटक में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शरावती। शरावती नदी कर्नाटक में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है और शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जबकि समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संरक्षण के प्रयास। संरक्षण के प्रयास वन्य जीवन के लिए खतरा नहीं है, जबकि वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध शिकार वन्य जीवन के लिए खतरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 70। भूटान के क्षेत्रफल का 70% वनाच्छादित है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धुंध। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप धुंध कहलाता है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होता है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पाक जलडमरू मध्य भारत और डैश के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है और इसे सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और इसे मोतियों की द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी पैमाने की सर्वाधिक स्वीकृत लंबाई 6 इंच या डैश होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 सेंटीमीटर। किसी पैमाने की सर्वाधिक स्वीकृत लंबाई 6 इंच या 15 सेंटीमीटर होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत में हरित क्रांति के कारण भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि पद्धतियों को गहन बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 50, डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत। पर्वत भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है और लगभग 43% भाग पर मैदान और 27% भाग पर पठार का विस्तार है भारत में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।